हेलो एंड वेलकम गाइस। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन फंक्शंस ऑफ आरबीआई के ऊपर। हमारा आरबीआई एक टॉपिक था जो कि हमने नहीं टच किया हुआ था। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, ये तो है आपका पहले आरबीआई का सिग्नल सिंबल सॉरी। और इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा कि ये कौन सा पेड़ है और ये कौन सा एनिमल है। ये है पाम ट्री और ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। इसको लायन मत मार्क करिएगा और कहीं पर आ जाए। ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। गवर्नर कौन है? मिस्टर उर्जित पटेल। क्या इसका मेन स्ट्रक्चर होता है? इसमें एक गवर्नर होता है और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम कौन कौन से हैं? बीपी कानूनगो, मिस्टर एस एस मुंद्रा, एन एस विश्वनाथन एंड विरल आचार्य। ये आपको याद होना चाहिए। इधर ये इंपॉर्टेंट आ रहा है काफी। देन इसलिए इंपॉर्टेंट आ रहा है क्योंकि इधर बैंकिंग के ऊपर एसएससी काफी फोकस कर रही है। लास्ट ईयर 2016 में जब एसएससी एग्जाम हुआ था तो 70% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जो आए थे वो बैंकिंग रिलेटेड थे, राइट? तो इसलिए आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 में। एस्टैब्लिश हुआ था किस एक्ट से हुआ था? तो ये आरबीआई एक्ट है 1934 में। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुई थी, उसके अंडर में ये पास हुआ था, उसके अंडर में ये फॉर्म हुआ था 1935 में। इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 एंड सिंस देन फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, स्टैब्लिश हुआ 1935 में और नेशनलाइज हुआ 1949 में। अब नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन मतलब जब सरकार किसी भी प्राइवेट एसेट को या एक कोई भी सोसाइटी की एसेट को पब्लिकली ओन्ड कर देती है तो वो होती है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बैंक्स जो थे वो उस स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये सरकारी बैंक्स नहीं होते थे। कुछ प्राइवेट लोग मिले, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन मर्चेंट्स मिले और उन्होंने आपस में मिलके एक बैंक खोल दिया। क्योंकि उनके पास पैसा होता था तो वो आराम से लोन वोन दे लेते थे और डिपॉजिट वगैरह ले लेते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से जुड़ने लगे तब अब सरकार के ऊपर बात आई कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी, जो बैंक्स थे प्राइवेट बैंक्स, वो प्राइवेट लोगों के बैंक्स थे, वो उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होगा? सरकार के ऊपर बात आ जाएगी। इतने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा तो सरकार प्रॉब्लम में आ सकती है। तो सरकार ने बैंक्स का कर दिया नेशनलाइजेशन, यानी कि सरकार ने बोला कि अब ये बैंक जो है ये पब्लिक ओन्ड है। जो चीज पब्लिक की है इसका मतलब सीधे डायरेक्टली उसका मतलब ये होता है कि वो सरकार की है। तो अब ये बैंक सरकार के हो गए। तो 1949 में आरबीआई जो हुआ वो सरकार के अधीन हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी पहला फंक्शन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी देखिए क्या होती है, जितनी भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मैक्रो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो आपकी कंट्री की, ये आती है इसमें। ये इसमें कौन देखता है? इसको देखता है आरबीआई। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सा आता है? जैसे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे जब भी हमारे वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, या आप देखते होंगे कभी इंटरेस्ट रेट बैंक्स का बहुत ज़्यादा होता है, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कभी बैंक रेट हो गया, इसी तरह और भी रेट होते हैं। कुछ होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। हमें CRR SLR जानने की जरूरत नहीं है, वो बैंक्स के एग्जामिनेशन में, SBI के एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में आता है, हमारे वहां नहीं आता कभी भी। तो देखिए, आरबीआई मेन बताने का मतलब ये है कि आरबीआई ही इन चीजों को रेगुलेट करता है। वो बैंक को बोलता है कि भैया अभी आपके पास ऐसा है, आपके पास हो गया है पैसा ज्यादा। मान लीजिए बैंक के पास पैसा एकदम से ज्यादा हो गया है, अब बैंक्स को और पैसा तो चाहिए नहीं, तो तो आरबीआई उनको बोलता है अभी आप ऐसा करो, जो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो आप उसको कम कर दो। बैंक्स जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे तो अपनी जो कॉमन पब्लिक होगी वो क्या बोलेगी? अभी बैंक के पास पैसा डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। ठीक। इसी तरह मान लीजिए बैंक के पास है पैसा बहुत कम, आरबीआई के पास पैसा है कम, तो क्या होगा? आरबीआई बैंक्स को बोलता है ऐसा करिए, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा? अभी हमें क्या लगेगा? बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, हमें पैसा रख देना चाहिए बैंक के पास, तो बैंक के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारी और ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें इसी से कंट्रोल होती हैं, फ्लो ऑफ मनी से। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? आरबीआई। ठीक। अब करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो आरबीआई है ये करेंसी तो इशू करता है, लेकिन
कौन सी करेंसी इशू करता है? तो 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का नोट को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है वो सब इशू करता है आरबीआई। क्या देखा हमने? 1 रुपए कॉइन और 1 रुपए नोट को छोड़कर बाकी जितनी करेंसी इशू होती है वो सब करता है आरबीआई। तो फिर 1 रुपए कॉइन और नोट कौन करता है? ये करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके ऊपर 1 रुपए नोट के ऊपर आप कभी साइन देखेंगे अगर, तो वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। बाकी किसी भी नोट, आप कोई भी नोट उठा लीजिए, उसके ऊपर आपको साइन मिलेगा गवर्नर का। अगर आप 1 रुपए का नोट या उठाएंगे उसको 1 रुपए के नोट को, तो वहां पे आपको साइन मिलेगा फाइनेंस सेक्रेटरी का। अब चौथा फंक्शन, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बात आता है फोर्थ फंक्शन पे आते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। आपके पास, हमारे पास, सबके पास अपना एक बैंक होता है। हम क्या करते हैं उसमें? हम वहां से लोन लेते हैं, हमारे डिपॉजिट जो भी होते हैं हम वहां पे रखते हैं। इसी तरह सरकार को भी अपने ऑपरेशंस करने के लिए एक बैंक की जरूरत होती है। तो सरकार का बैंक कौन होता है? ये होता है आरबीआई। सरकार के बैंक की तरह से ये काम करता है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए सरकार को इवन ट्रेजरी बिल्स भी जो इशू कराने होते हैं, वो भी बिल्स इशू कौन करता है? वो होते हैं आरबीआई के थ्रू। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? हम बात कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में। ट्रेजरी बिल्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, इनको याद रखिएगा, इनको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि सरकार ने इशू करी है, यानी कि जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, जिनके ऊपर हमको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इनको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सब आते हैं इस कैटेगरी में। और ये क्या होते हैं गवर्नमेंट, ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह, जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट में आती है, वो बोलती है ऐसा है, हम 10-10 हजार के हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आप आए और ये बॉन्ड्स खरीदें, और इसके ऊपर हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इसको आप 4 साल 5 साल या जो भी टेन्योर है तब तक आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते। राइट? तो ये होता है आपका सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। इससे क्या हुआ? आपका पैसा चला गया सरकार के पास, सरकार ने उस पैसे को इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब टाइम आया तो उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो इस सरकार का ये तरीका होता है पैसा लेने का। देन बैंकर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो ये लाइन समझने से पहले तो हम ये समझें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 एक एक्ट है। उस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जितने बैंक्स लिस्टेड हैं वो सभी हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक, अब कौन कौन से बैंक्स हैं ये? जितने भी हमारे पास नेशनलाइज बैंक्स हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज बैंक्स नहीं होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, नेशनलाइज नहीं है। एचडीएफसी है, नेशनलाइज नहीं है। ठीक, प्राइवेट बैंक जितने भी हैं वो नेशनलाइज नहीं है। नेशनलाइज से ये मत समझिएगा कि उसकी पूरी नेशन वाइड ब्रांचेस हैं। इसका मतलब, इसका कोई भी ब्रांचेस का नेशनलाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। वर्ड के ऊपर मत जाइएगा। बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। हम थे कौन से हैं? जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। और एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, तो जितनी भी फॉरेन बैंक की ब्रांचेस इंडिया में हैं वो भी सब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर में आती हैं। जितनी भी फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में हैं वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये सब आते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर में। और ये कहां पे लिस्टेड है? ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। अभी आगे की बात, वर्क्स फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए ये काम करता है। इसमें ये क्या करता है, जैसे बैंक्स को कई बार इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो करिए ही करिए, साथ में एक नोवेल फीचर जो आ रहा है इधर आरबीआई का, वो ये भी गाइड करता है बैंक्स को कि थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो इंडिया थोड़ा अपने अपने एरिया में। जैसे कि कुछ बैंक्स ने क्या करना शुरू किया है, आरबीआई ने बोला है कि आप थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने स्कूल्स अपने एरिया के अडॉप्ट कर लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली विजयनगर शाखा, इन्होंने क्या किया है, इसका आपका टीबी के इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए इन्होंने अपना वहां पे इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है, कोई भी आए, कोई भी टीबी का मरीज हो, इनके पास आए, ये उसको फ्री में इलाज करेंगे। तो बैंक्स जो अब हैं ये मॉरल्स पे भी आ रहे हैं। तो ये सब कौन इनको बोलता है कि आप ऐसा ऐसा करो? ये आते हैं इंस्ट्रक्शंस आरबीआई से। क्लियर? अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें। मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पे भी हम पूरा एक्सप्लेन कर समझ चुके हैं हम कि क्या होती है। थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ये पूरी हम बात कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी की क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी
और सरकार कैसे कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ करेंसी। ये वही बात आ गई यहाँ पे जो बैंक रेट घटाने और बढ़ाने वाली बात है। ठीक है, नाउ करेंसी इशू के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि क्या है, सरकार इशू करती है करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन के अलावा। 1 रुपए का नोट और कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी सब कुछ आरबीआई। ठीक, और एक चीज और, जो आपके सीआरआर एसएलआर बैंक रेट होते हैं वो आपका क्या होता है, देखिए आपको डीप में नहीं समझना है, सिंपली बैंक रेट जो आपको बैंक्स का जो भी रेट आपका चलता है, सीआरआर एसएलआर आपका क्रेडिट रिजर्व रेशियो होता है आपका। तो अब देखिए एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, सीआरआर के ऊपर बात करते हैं, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। अब मान लीजिए क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले अगर, या किसी बैंक की बात कर ले, उनके पास लेट्स से 20 करोड़ रुपए हैं। अब एकदम से सारे कंज्यूमर आ गए पैसा मांगने के लिए, बैंक बैठ जाएगा। तो ऐसे में आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्ट किया हुआ है सब सब बैंक्स को, कि उनको कुछ मिनिमम फंड है जो उन्हें आरबीआई के पास मेंटेन रखना है। वो क्या होता है, परसेंटेज में होता है। लेट्स से कि अगर 6.5% है, तो उनका अपना टोटल जितने भी आपके उनके डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी आपकी एफडीज हैं उनके पास जितनी भी हैं, उन सब के टोटल का 6% या 6.5% ये चेंज होता रहता है, इतना उन्हें आरबीआई के पास मेंटेन रखना होता है, ताकि इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन सिचुएशन कोई आ जाए तो कम से कम पब्लिक का नुकसान ना हो। बैंक अगर बैठ भी जाए तो आरबीआई पब्लिक को पैसा वापस कर पाए। तो इतने प्लान मैनर में इकोनॉमी चलती है, इतने प्लान मैनर में आरबीआई के फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब बात आती है एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए जो आप पैसा बैंक को देते हैं, बैंक ऐसा नहीं करता कि उसको अपने पास रख के बैठ जाता है। बैंक या तो उसको लोन में आगे बढ़ा देता है, या फिर बैंक खुद भी उसको इन्वेस्टमेंट कर देता है। बैंक अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारी कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट में भी कई बार होता है, कुछ ऐसे आईपीओज बैंक इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो अब मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपए है, बैंक ने क्या किया, पूरा 1 लाख रुपए जाके इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके घर में मान लीजिए लेट्स से आपके घर में है शादी, आप गए बैंक से पैसा मांगने, बैंक ने बोला मेरे पास तो पैसा है ही नहीं क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इस चीज से भी कंज्यूमर को बचाने के लिए आरबीआई ने क्या कहा हुआ है, एसएलआर। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या करेगा ये, कि बैंक को किसी भी टाइम पे इतना इतना अमाउंट लिक्विडिटी फॉर्म में मेंटेन रखना है। लिक्विडिटी यानी होता है ऐसी फॉर्म जिसमें कि वो तुरंत ही मोनेटाइज हो पाए या तुरंत ही यूज हो पाए। ठीक, कि तुरंत ही वो, यानी कि सोने की फॉर्म में नहीं, या फिर या तो गोल्ड उसमें हो, आपकी पैसे की फॉर्म में हो, या फिर आपके डिपॉजिट आपकी एफडीज हो, तो इस फॉर्म में, ताकि वो तुरंत का तुरंत यूज हो पाए। पूरा पैसा कहीं और नहीं लगा सकता है बैंक, ये बैंक को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आरबीआई की तरफ से। तो ये होता है एसएलआर। इसका भी रेट होता है कि कितना परसेंट रखना है बैंक को, अपने टोटल डिपॉजिट्स का कितना परसेंट रखना है एज एन एसएलआर अपने पास रखना है। एसएलआर बैंक रखता है अपने पास, सीआरआर बैंक देता है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, एज अ डिपॉजिट। क्लियर, तो ये था पूरा आरबीआई का फंक्शन। आई होप आरबीआई की फंक्शनिंग आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट, काइंडली रेट इट एंड रिव्यू इट। थैंक यू सो मच।